मैं आता हूं अनिल जी आपके पास। भाजपा की सारी राजनीति ले दे के मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम तक सीमित रही है। जबकि अभी मैंने केरला का भी टूर किया था, रिसेंटली मैं था वहां पर, 7-8 दिन मैंने गुजारे हैं और साउथ से लेके मिडिल केरला तक, एर्नाकुलम तक मैंने सारा कवर किया। काफी लोगों से बातचीत की मैंने, करीब 7-8 दिन मैंने गुजारे वहां पर, अभी 1 महीना पहले ही। और तमिलनाडु के भी कुछ एरियाज मैंने कवर किए, वो भी मैंने देखे। कहीं ना कहीं लोगों की जो सोच है, जो विचार है, वो धर्म के जो खांचे हैं ना, उसमें फिट नहीं होते वहां पर उतना। हालांकि वो धर्म के प्रति बहुत कंजर्वेटिव है, मैं मानता हूं, लेकिन राजनीति में जो धर्म की बात होती है उसके खांचे में वो फिट नहीं बैठते हैं। आंध्रा हो, तमिलनाडु हो या फिर केरला हो। हालांकि कर्नाटक में पैठ उन्होंने बनाई है हिंदू मुस्लिम के नाम पे, लेकिन इस बार वो बहुत वीक फुट पे है इस चुनाव के अंदर। यहाँ पर आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या है जो भारतीय जनता पार्टी जिस डोमेन को क्रैक करना चाहती है, उसके पास वो मुद्दे नहीं है जो उनको केटर कर सके? क्योंकि उनके मुद्दे ही अलग है और उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो वोटिंग विधानसभा के चुनाव में कर रहे हैं या लोकसभा चुनाव में कर रहे हैं, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी डॉक्टर अनिल। दिनेश जी, देखिए, ऐसा है कि जो सोशल मूवमेंट्स रहे हैं तमिलनाडु में और दक्षिण भारत के राज्यों में, वो सारे के सारे एंटी ब्राह्मण्स रहे हैं, ब्राह्मण विरोधी रहे हैं। तो ब्राह्मणवाद का जितना विरोध तमिलनाडु में या साउथ इंडिया की स्टेट्स में हुआ है, उतना कहीं पूरे देश में नहीं हुआ। जो ईवी रामास्वामी पेरियार साहब थे, उनका पूरा द्रविड़ कजगम का जो आंदोलन था वो ब्राह्मण विरोधी था, क्योंकि वहां ब्राह्मण जो थे, 3% ब्राह्मण सब चीजों के ऊपर, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो चाहे व्यापार हो, सब चीजों के ऊपर उनका कब्जा था। और जो द्रविड़ और ब्राह्मण्स के बीच में एक रेशियल डिवाइड था। आप अगर तमिलनाडु में चले जाएं तो आपको ब्राह्मण देखेंगे तो वो आपको उनका रंग रूप अलग नजर आएगा, जैसे हेमा मालिनी। और जो तमिलियन पीपल हैं, जो द्रविडियन पीपल हैं, वो बिल्कुल जो है कहते हैं डार्क स्किन्ड होते हैं। तो मतलब आप रंग से भी पहचान सकते हो तमिलनाडु में जाकर के कि ये ब्राह्मण है या नॉन ब्राह्मण है, जबकि उत्तर भारत में ऐसा नहीं है। फिर वहां पे जो दूसरी जो सवर्ण जातियां तथाकथित या स्वयंभू जो जाति व्यवस्था में, जिनको सवर्ण जातियां कहा कर जाता है, उनकी मात्रा इतनी नहीं है जैसे उत्तर प्रदेश या बिहार में, जो उत्तर भारत के जो राज्य हैं, वहां पे मान लिया जो ब्राह्मण्स थे वो 3% थे, अब और भी कम हो गए होंगे। जबकि उत्तर प्रदेश में अगर आप आ जाएं तो यहाँ ब्राह्मण्स की संख्या 11% है। फिर यहाँ पे राजपूत हैं, यहाँ पे आपका वैश्य समाज है, इवन कुछ जातियां और हैं जो अपने आप को सवर्ण कैटेगरी में लिखती हैं, जैसे कायस्थ हैं या और हैं। तो यहाँ पे सवर्ण मताधिकार मतदाताओं की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है। अच्छा, जो दक्षिण भारत में जो एक कल्ट फॉलोइंग एक्टर्स की स्टार्ट हुई, उसके पीछे भी कारण ये था कि जितने भी ये, चाहे करुणानिधि हो, चाहे इससे पहले एमजीआर साहब हों, ये सब के सब जो थे वो द्रविड़ियन आंदोलन से जुड़े हुए थे और एंटी ब्राह्मण आंदोलन से जुड़े हुए थे। करुणानिधि जी बहुत अच्छी स्क्रिप्ट राइटिंग करते थे। जैसे यहाँ उत्तर भारत में कभी सलीम जावेद का नाम हुआ कि बहुत जबरदस्त स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं। और एमजीआर साहब वहां के, समझ ले कि अमिताभ बच्चन भी क्या थे, जो 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 उनका था। लेकिन उनकी जो फिल्में होती थी, उनकी जो कथानक होता था फिल्मों का, वो ये था कि वो जो हीरो है वो शोषण के खिलाफ लड़ रहा है, वो वंचितों की लड़ाई लड़ रहा है, वो जाति व्यवस्था में जो शोषण होता है, सामाजिक शोषण है, उसके खिलाफ लड़ रहा है। तो इसलिए वो कल्ट फॉलोइंग बन गए। और वो फिर जो सिलसिला है वो रजनीकांत के स्टाइल बाजी में या कमल हासन या इनके ऊपर भी फिर वो एक तरह से एक वहां का एक सामाजिक संस्कृति बन गई, वो चलता रहा। तो बेसिक चीज ये है कि तमिलनाडु और जो साउथ के जितने भी स्टेट्स हैं, वहां के लोगों को आर्यन हेजोमोनी बोलते हैं, ये नॉर्थ इंडियन जो भी पार्टी बोलते हैं कि भाई आर्यंस का जो प्रभुत्व है, हमारा द्रविड़ है। और जो इतिहास भी बताते हैं कि आर्य बाहर से आए थे और हमें धकेल के दक्षिण में धकेल दिया। तो वो आर्यन हेजमोनी के खिलाफ, आर्यन प्रभुत्व के खिलाफ उनका जो है मन में रची बसी लड़ाई है, और उसको आप निकाल नहीं सकते। तो जो भी नॉर्थ इंडियन पार्टी होगी, एरियन टाइप की पार्टी होगी, और खास बीजेपी तो जो ब्राह्मणवाद के जो चिन्ह है
तिलक लगा के जा रहे हैं और मंदिरों में जा रहे हैं और जिस तरह की उस तरह करते हैं, तो वो उस चीज को बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तमिलनाडु के लोग तो कभी भी नहीं एक्सेप्ट करेंगे, 100 साल बाद भी नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो ये कारण है। बाकी ये है कि एजुकेटेड है तो उनको पता है कि ये जो फिरका परस्ती की बातें हैं, हमें इकोनॉमिक जो अपनी प्रोग्रेस है उस पर ध्यान देना चाहिए। जो एजुकेशनल प्रोग्रेस और जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस साउथ के राज्यों ने की है वो अभूतपूर्व है। दिनेश जी, आप भी उसी समय से आते हैं जब आप और हम जब स्कूल में पढ़ा करते थे, तो पंजाब हरियाणा सबसे नंबर 1 पूरे देश में हुआ करते थे। ये दोनों के दोनों एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी। हमारी आंखों के सामने देखते देखते पता नहीं कब ये साउथ की जो स्टेट्स थी ये हर फील्ड में आगे निकल गई। हमारी आंखों के सामने सब कुछ हुआ है ये। तो इन्होंने प्रोग्रेस की है बेस्ड ऑन एजुकेशन, बेस्ड ऑन क्या कहते हैं जो फिर इकोनॉमिक प्रोग्रेस। और आरक्षण की जहां तक बात है, जो सबसे पहला हमारे संविधान में संशोधन हुआ था वो तमिलनाडु की वजह से हुआ था, क्योंकि वहां पे पिछड़े वर्ग को 1925 से जो जस्टिस पार्टी बनी थी तो उनको 1932 से वहां पे पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिलता था। और ये जो भारत का संविधान बना जब लागू हुआ 1951 में, तो उसमें वो पिछड़े वर्गों के आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी। तो अचानक इतना बड़ा आंदोलन वहां खड़ा हो गया और मजबूर होकर के जो पहला जो संशोधन हमारे देश के संविधान में हुआ है 15(4), 16(4) और ये आर्टिकल 340 कि भाई स्टेट्स जो हैं सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए प्रोविजंस कर सकते हैं, उनको सुविधाएं स्पेशल विशेष सुविधा दे सकते हैं, विशेष अवसर दे सकते हैं। तो ये उसी से हुआ है, जो ये दक्षिण भारत से आई है। आलोक जी ने बिल्कुल सही कहा कि ये उत्तर भारत में तो मंडल के बाद ये चीजें शुरू हुई हैं और दक्षिण भारत में तो 1951 से पहले से थी। बल्कि पहला संशोधन भी इसीलिए हुआ क्योंकि वहां पे उस संविधान में ये लैकुना रह गया था। और आपको जान करके हैरानी हो गई कि आमतौर पे माना जाता है कि टोटल जो आरक्षण है वो 50% से ज्यादा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट की कुछ रूलिंग्स भी ऐसी हैं, कोई कर्नाटक का भी डिसीजन आया था बहुत पहले। लेकिन तमिलनाडु में स्टेट लेवल पे 69% रिजर्वेशन है, जो कि 50% से बहुत ज्यादा है। और उसको कोई वो 9th शेड्यूल में डाल दी गई है, उसको कोई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में उसके ऊपर कोई आपत्ति भी नहीं कर सकता। सर मैं आपको हाँ वर्चुअल पोजीशन महाराष्ट्र की बता देता हूं, क्योंकि मैंने उसको फेस किया। जब मेरे बच्चों को मैं देखता हूं कि जब एडमिशन के लिए जाते हैं, महाराष्ट्र के अंदर भी एजुकेशन के अंदर जो बच्चों के रिजर्वेशन के लेवल्स हैं, उसमें जनरल क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए 20-25% सीट भी नहीं बचती है। मैं आपको पहले बताऊं सर, सारे करीब करीब 75% का कोटा जो है किसी न किसी नाम से, किसी न किसी वर्ग, पिछड़ा, अति पिछड़ा, ये कोटा वो कोटा, ना जाने कितने कोटे हैं। तो महाराष्ट्र के अंदर एजुकेशन में है सर ऑलरेडी वो। जी नहीं, लेकिन अब तो जो निजीकरण हो गया ना जी, जो मेडिकल कॉलेज प्राइवेट आ गए सर और वहां भी है, इंजीनियरिंग, सर वहां भी है, बड़ी मुसीबत हो गई है। अब तो ठीक है, सेंट्रल रूल आ गया वहां पर, उससे वहां पहले तो कोई वही ले चल ही रहा नहीं था। सकता। आप जाकर के देखेंगे वहां तो जो 99.9% जो है, क्योंकि इतनी मोटी फीस होती है, तो वो जो ओबीसी और SC ST के लोग हैं वो भर ही नहीं सकते। तो वो तो जितने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, जितनी भी प्राइवेट संस्थाएं हैं, वो तो ये समझ लीजिए कि उसमें